नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जो हमें इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता से रूबरू कराएगी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में बसा ये शहर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए इसे प्रयाग यानी संगम का स्थान कहा जाता है। ये जगह हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम प्रयागराज के इतिहास, संस्कृति और दर्शनीय स्थलों की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। दोस्तों, प्रयागराज का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हमारा देश भारत। वेदों और पुराणों में इसका वर्णन मिलता है, जो इस शहर के प्राचीन होने का प्रमाण है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने दुनिया की रचना करने के बाद सबसे पहले यहीं पर यज्ञ किया था। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। हिंदू धर्म में त्रिवेणी संगम का बहुत महत्व है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। प्रयाग का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी मिलता है। रामायण में बताया गया है कि भगवान राम ने वनवास के समय प्रयाग में कुछ समय बिताया था। महाभारत में भी पांडवों द्वारा प्रयाग आने का वर्णन है। प्राचीन काल से ही प्रयाग तीर्थयात्रियों, ऋषि मुनियों और विद्वानों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर ने प्रयाग पर कब्जा कर लिया और इस शहर का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया। इलाहाबाद का मतलब है ईश्वर का घर, जो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। अकबर ने इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा किला बनवाया, जो आज भी अपनी भव्यता और सामरिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह किला गंगा और यमुना नदियों के संगम पर बना है, जो इसे और भी खास बनाता है। इलाहाबाद मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अकबर के बाद उसके पोते शाहजहां ने भी इलाहाबाद को बहुत महत्व दिया। उसने यहाँ कई उद्यान और इमारतें बनवाई, जिनमें से कुछ आज भी देखी जा सकती हैं। मुगल काल में इलाहाबाद कला, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र भी रहा। यहाँ कई मदरसे और पुस्तकालय स्थापित किए गए, जहां अलग-अलग विषयों पर शोध और अध्ययन होता था। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही इलाहाबाद पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। ब्रिटिश शासन के दौरान इलाहाबाद एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य केंद्र बन गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के वीर सपूतों ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। हालांकि विद्रोह को कुचल दिया गया, लेकिन इलाहाबाद स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान इलाहाबाद में कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई, जिनमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रमुख है। यह विश्वविद्यालय आज भी देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत तक इलाहाबाद उत्तर भारत के प्रमुख शहरों में से एक बन गया था। यहाँ व्यापार, उद्योग और संस्कृति का विकास हुआ। 1947 में भारत की आजादी के बाद इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर बना रहा। यह शिक्षा, संस्कृति और राजनीति का केंद्र बना रहा। इलाहाबाद ने कई प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को भारत को दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे दिग्गज नेताओं का इलाहाबाद से गहरा नाता रहा है। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। यह नाम परिवर्तन शहर के प्राचीन वैभव और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। आज प्रयागराज एक विकासशील शहर है,
यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में विकास हो रहा है। यह शहर अपनी समृद्ध विरासत और आधुनिकता का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। दोस्तों, अब हम आते हैं प्रयागराज के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध स्थल त्रिवेणी संगम पर। यह वो जगह है जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां मिलती हैं। संगम हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि यहां स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, खासकर माघ मेले के दौरान, जब यहां बहुत बड़ा मेला लगता है। संगम पर स्नान का अनुभव अद्भुत होता है। तीनों नदियों के पानी का अलग अलग रंग और तापमान होता है, जो इसे और भी खास बनाता है। यहां आकर आप प्रकृति के इस अद्भुत नजारे को करीब से देख सकते हैं। संगम पर कई घाट और मंदिर बने हुए हैं, जहां श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। यहां का शांत और पवित्र वातावरण आपको आध्यात्मिक शांति देता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं इतिहास के पन्नों को समेटे हुए इलाहाबाद किले की ओर। यह भव्य किला मुगल बादशाह अकबर ने 1583 में बनवाया था। यह किला गंगा और यमुना नदियों के संगम पर बना है, जो इसे सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। अपने विशाल आकार और ऊंची दीवारों के कारण यह किला कई आक्रमणों का सामना कर चुका है। आज इलाहाबाद किला भारतीय सेना के अधीन है, लेकिन इसका एक हिस्सा पर्यटकों के लिए खुला है। यहां आप मुगल वास्तुकला के बेहतरीन नमूने देख सकते हैं। किले के अंदर अशोक स्तंभ, सरस्वती कूप और अक्षयवट जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। यहां आकर आप इतिहास के सुनहरे पन्नों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं आनंद भवन और स्वराज भवन, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं। ये दोनों भवन नेहरू गांधी परिवार के घर थे और आज इन्हें संग्रहालय बना दिया गया है। आनंद भवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का पुश्तैनी घर था। यहां आप नेहरू परिवार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण वस्तुएं, चित्र और दस्तावेज देख सकते हैं। यह भवन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकों और घटनाओं का गवाह रहा है। स्वराज भवन, जो पहले आनंद भवन का हिस्सा था, इसे बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दान कर दिया गया। यह भवन भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकों और आंदोलनों का केंद्र रहा है। यहां आकर आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जान सकते हैं और उन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। चैप्टर 8। दोस्तों, अब हम चलते हैं अशोक स्तंभ की ओर, जो प्राचीन भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। यह स्तंभ मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। यह स्तंभ चमकीले पत्थर से बना है और इसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट है। इस स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में अशोक के आदेश लिखे हैं, जो धर्म और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। इसका सिंह शीर्षक भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी शामिल है। यह स्तंभ अशोक के शासनकाल की भव्यता और उसकी दूरदर्शिता का प्रमाण है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ इतिहास के उन गिने चुने स्तंभों में से एक है, जो आज भी अपने असली स्थान पर खड़े हैं। यह स्तंभ हमें प्राचीन भारत की कला, वास्तुकला और संस्कृति की याद दिलाता है। चैप्टर 9। दोस्तों, अब हम आते हैं ऑल्फ्रेड पार्क, जिसे कंपनी बाग के नाम से भी जाना जाता है। यह पार्क स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की शहादत से जुड़ा हुआ है। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद
अपने साथियों के साथ इसी पार्क में ब्रिटिश पुलिस से घिरे हुए थे। आजाद ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वे चारों ओर से घिरे हुए हैं, तो उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद को मार ली। आज अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की एक मूर्ति स्थापित है, जो उनकी वीरता और बलिदान की याद दिलाती है। यह पार्क प्रयागराज के लोगों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। यहां हर साल 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। यह पार्क हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है। चैप्टर 10। दोस्तों, हमारी प्रयागराज यात्रा का आखिरी पड़ाव है खुसरो बाग, जो मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। यह बाग मुगल बादशाह जहांगीर के बेटे खुसरो मिर्जा का मकबरा है। खुसरो बाग में आपको मुगल शैली के कई मकबरे, बगीचे और फव्वारे देखने को मिलेंगे। मुख्य मकबरा, जो खुसरो मिर्जा का है, अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। मकबरे के अंदर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी और चित्रकारी की गई है। यहाँ का शांत और हरा भरा वातावरण आपको शांति और सुकून का एहसास कराता है। खुसरो बाग इतिहास के उन महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है जो हमें मुगल काल की कला, संस्कृति और स्थापत्य कला की याद दिलाते हैं। यहां आकर आप खुद को इतिहास के सुनहरे दौर में खोया हुआ पाएंगे। ओत्रो। तो दोस्तों, यह थी प्रयागराज की हमारी छोटी सी यात्रा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्रयागराज एक ऐसा शहर है जहां इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहां आपको प्राचीन मंदिरों से लेकर मुगल कालीन इमारतों तक और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों से लेकर आधुनिक शहर की चमक दमक तक सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप भारत की समृद्ध विरासत को करीब से जानना चाहते हैं, तो आपको एक बार प्रयागराज जरूर आना चाहिए। यह यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव होगी।